मैं अगले 20 घंटों तक मॉडर्न वॉरफेयर की कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को स्टडी करने वाला हूँ जिसका यूज करते हुए कुछ कंट्रीज किसी दूसरी कंट्रीज से बिना फिजिकली फाइट किए अपने पर्सनल इंटरेस्ट अचीव कर लेती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हर एक सिंगल कंट्री एक ऐसे वॉरफेयर में एंगेज्ड है जिस वॉरफेयर के एक्चुअल एनिमीज कभी फिजिकली फाइट ही नहीं करते। उन्हीं वॉरफेयर स्ट्रेटजीज ने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन म्यांमार में भी रेजिम चेंज या तो मिलिट्री कंट्रोल लाया है। इन सब के पीछे एक्चुअली पैटर्न्स क्या हैं, जिससे गवर्नमेंट कोलैप्स से लेकर प्रोटेस्ट को हाईजैक करना और किसी देश में अपनी पपेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने तक, इन सब के पीछे एक कॉमन पैटर्न क्या है और कैसे इसमें एक नॉर्मल सिटीजन को यूज किया जाता है। इस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे इस सर्कल के 5 स्ट्रेटजीज को समझना होगा, जिसकी हर एक स्ट्रेटजी एक नया पैटर्न अनलॉक करती है। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा जो ऑनगोइंग ग्लोबल टेंशन है, इसमें इंटेलिजेंस वॉरफेयर का यूज करते हुए कैसे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खौमेनी को एलिमिनेट किया गया। इस सब चीजों के बीच हमें एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी देश, भले उस देश पे कितने ही इकोनॉमिकल सैंक्शन लगे हो या फिर रिस्ट्रिक्शन लगी हो, लेकिन उस देश के हाईएस्ट ऑफिशियल और मोस्ट पावरफुल पर्सन को टारगेट करना किसी कमरे में 4 लोगों को बुलाकर बहस करने जितना आसान तो नहीं है। और जब बात ईरान जैसे देश को टारगेट करने की आती है जिसके पास ग्लोबल ऑयल का ऑलमोस्ट 20% कंट्रोल है और जो देश 20 सालों से भी ज्यादा सिर्फ वॉर के लिए ही प्रिपेयर कर रहा हो, उस कंट्री को टारगेट करना थोड़ा और भी मुश्किल है। और खौमेनी रेजिम भी ये जानते थे कि उनको बहुत तरीकों से टारगेट किया जा सकता है, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो थी अयतुल्लाह अली खौमेनी की बहुत सीरियसली ली हुई थी। लेकिन उसके बाद भी कैसे मोसाद और सीआईए ने मिलकर ना सिर्फ खौमेनी बल्कि एट द सेम टाइम 40+ हायर ऑफिशियल को एक ही दिन परमानेंटली डिलीट कर दिया। लेकिन इतने सीरियस और इतने बड़े ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए मोसाद और सीआईए के बीच भी 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो इंश्योर करती थी सुप्रीम लीडर की सेफ्टी। खौमेनी रेजिम में अली खौमेनी की सेफ्टी के लिए डीप मल्टी लेयर सिस्टम एस्टैब्लिश थे, जिसे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है जिस बंकर में टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग हुआ करती थी वहां तक पहुंचने के लिए भी एलिवेटर से डाउन टू द बंकर 5 मिनट से भी ज्यादा लगा करते थे। लेकिन इंटेलिजेंस के लिए दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि खौमेनी रेजिम का सिलेक्टिव सर्कल होना। रिपोर्ट सेज कि इवन हायर ऑफिशियल्स को भी ये नहीं पता होता था कि वो एक्चुअली कौन सी लोकेशन पर मीटिंग करने वाले हैं, उनको ब्लाइंड फोल्डेड ही करके ले जाया करता था वहां पे। पर इसमें तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी ईरान की क्लोज्ड रेजिम। जिस देश में प्रोटेस्ट भर करने से वहां की रेजिम 30,000 से भी ज्यादा लोगों को फुल स्टॉप लगा दे, उस देश में बाहर से इन्फ्लुएंस डाल पाना इवन टॉप एजेंसीज के लिए भी इतना आसान नहीं होता। अब यहाँ तक मुझे एक चीज तो समझ आ गई थी कि जो यूएस इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां भले ही वन ऑफ द बेस्ट क्यों ना वर्ल्ड में, लेकिन ईरान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी। बट ईरान के अपनी कोशिश करने के बाद भी मोसाद और सीआईए के पास अभी भी एक अपर हैंड और लेवरेज था। लेट मी टेल यू मुझे क्या मिला। ईरान के सुप्रीम लीडर का एलिमिनेशन तो 28 फरवरी को हुआ, लेकिन मोसाद ने इस एलिमिनेशन की तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो कई डेकेड से ड्यू टू ईरान मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम, उस सिस्टम को डायरेक्टली पेनिट्रेट कर पाना तो बहुत मुश्किल था, जिसे काउंटर करने के लिए मोसाद ने लोअर लेवल ऑफिशियल को पहले ट्रैक किया। लोअर लेवल ऑफिशियल्स और मोसाद के ऑन ग्राउंड स्पाइस का यूज करते हुए धीरे धीरे हायर ऑफिशियल्स तक का भी ट्रैक इंटेलिजेंस तक पहुंच चुका था। ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन इतना सोफिस्टिकेटेड था, ये भी कहा जाता है कि मोसाद को तेहरान उतना बारीकी से समझ आ गया था जितना वो अपने देश इजराइल के जेरूसलम को समझते थे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल तो ये आता है कि जिस देश की रेजिम इतनी क्लोज्ड हो और जिस देश के एक्चुअली आपके पास एक्सेस ही ना हो, उस देश के लीडर को आप ट्रैक कर कैसे सकते हो? ओके, मुझे रिसर्च करते हुए इसके बारे में पता लगा कि जो सीआईए और मोसाद इन्होंने बहुत डिफरेंट तरीकों का यूज किया था, लेकिन उनमें से 5 मेथड बहुत ही सक्सेसफुल रहे और काफी इंटरेस्टिंग भी है। लेट मी टेल यू वो मेथड क्या है। इतनी प्रिसाइज और इफेक्टिव इंटेलिजेंस के पीछे जो सीआईए और मोसाद ने पहला मेथड यूज किया, उन्होंने तेहरान का जो सर्विलेंस कैमरा नेटवर्क है उसको 28 फरवरी के एक्शन से बहुत पहले से हैक कर रखा था, जिसको एक्चुअली ईरान की रेजिम ने ही सेटअप किया था हिजाब लॉ और एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को मॉनिटर करने के लिए। लेकिन सिर्फ एक लेयर ऑफ पेनिट्रेशन से इतना बड़ा ऑपरेशन तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। दूसरा मेथड उन्होंने यूज किया ह्यूमन इंटेलिजेंस का। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली सीआईए और मोसाद के एजेंट्स ईरान के इनर सर्कल में एक्टिवली डीपली काम करते हैं। इवन अभी भी वो ईरान के सर्कल में एक्टिव है। और सबसे इंटरेस्टिंग मेथड इस ऑपरेशन में एआई का यूज भी हुआ है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो मोसाद के पास सिग्नल इंटेलिजेंस और ईरान के जो सर्विलेंस नेटवर्क का डेटा है, वो इनॉर्मस डेटा एआई का यूज करते हुए उसको फिल्टर करते थे, उस डेटा को मैप करने के लिए और कॉमन पैटर्न्स ढूंढने के लिए। एंड हियर इज द क्रेजीएस्ट वन, मोसाद ने ईरान के स्टाफ का मोबाइल नेटवर्क बहुत टाइम से टैप किया हुआ था, इवन सिम कार्ड तक हैक कर रखा था, जिससे उन्हें बारीकी से ये पता चल पाया कि कौन सा स्टाफ किसकी सिक्योरिटी के लिए असाइंड है। एंड पांचवा मेथड वी नो, ईरान के इनर सर्कल तक में मोसाद के और सीआईए के एजेंट अभी भी काम कर रहे हैं, जिनका यूज करते हुए ईरान के तेहरान में और खौमेनी के फूड इवन वेस्ट डिस्पोजल को भी ट्रैक किया था उन्होंने। इस सारी इंटेलिजेंस का रिजल्ट ये रहा कि जैसे ही उनको एक सही पोजीशन मिलती है, मोसाद और सीआईए के जॉइंट ऑपरेशन ने तेहरान में 28 फरवरी 2026 सुबह अराउंड 9:30 के आसपास प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए विद 25+ और सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर ही 3 डिफरेंट लोकेशन में 40 से भी ज्यादा हायर ऑफिशियल्स को एलिमिनेट कर दिया गया। और उन 40 में से बहुत सारे लोग हायर ऑफिशियल्स थे जो एक ही दिन एक ही साथ एलिमिनेट हो गए। अब जितने भी मेथड का यूज सीआईए और मोसाद ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान किया, उनमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जिसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस पूरे ऑपरेशन में, वो था ईरान के इनर सर्कल में रहते हुए मोसाद के एजेंट्स का काम करना। अब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है, कैसे मोसाद के एजेंट इनर सर्कल में रह के ऑपरेट करते हैं और वो पकड़े भी नहीं जाते। अब यहाँ तक हमें ये तो पता चल गया जो 28 फरवरी का एक्शन था और खौमेनी के एलिमिनेशन से पहले इन सबके सक्सेसफुली ऑपरेट होने का वन ऑफ द मेन रीजन था ईरान के इनर सर्कल में मोसाद और सीआईए के एजेंट्स, जो कि ईरान की रेजिम को बहुत ही डीपली इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। और मोसाद की जड़ें ईरानी रेजिम में इतनी डीप हैं, इवन ईरान अपनी खुद की रेजिम में ये नहीं पकड़ पाया कि कौन सा कमांडर एक्चुअली मोसाद के लिए काम करता है। लेकिन आगे आने वाली 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजीज में आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों इजराइल और यूएस फोर्सेज ने एक्चुअली ईरान पे अटैक किया क्यों, और क्यों ईरान से बिना लड़े इंटरनली जीत नहीं पाए। पर उससे पहले हमें ये जानना होगा कि कैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का यूज करते हुए कैसे मोसाद
ईरान के इनर सर्कल में ऑपरेट कर पाता है विदाउट गेटिंग कॉट। इस वॉरफेयर को समझते हुए मेरे सामने 3 सबसे बड़े क्वेश्चंस थे। पहला, मोसाद के एजेंट्स ईरानी रजीम का एक्चुअली ट्रस्ट जीतते कैसे हैं? दूसरा, ईरान की रजीम में हाईएस्ट ऑफिशियल तक भी मोसाद के एजेंट्स कैसे एक्टिव हैं और उसका रीजन क्या है? तीसरा बड़ा सवाल, क्यों मिशन कंप्लीट करने के बाद भी मोसाद के एजेंट्स पकड़े नहीं जाते? इस सवाल के जवाब में मैंने जो चीजें सीखी उसको मैं सिंपल शब्दों में समरी करता हूँ। जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आ जाती है तब किसी भी आउटसाइडर पर ट्रस्ट कर पाना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। रिपोर्ट्स पढ़ते हुए मेरे को इसका सोल्यूशन ये मिला, मोसाद एक्चुअली रिक्रूट करता है उन लोगों को जो ईरान के रजीम में एक्चुअली एक्टिव है। अब यहाँ पे आता है एक सिंपल सा बड़ा सवाल, किसी ऐसे पर्सन को रिक्रूट कैसे कर पाओगे जो हमारी एनिमी टीम का है? एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इट इज सेड एक्सप्लॉइट द फ्लॉज। हर एक पर्सन के कुछ ना कुछ तो फ्लॉ होते ही हैं। मोसाद उन्हीं फ्लॉज को एक्सप्लॉइट करके अपने पर्पस के लिए लोगों को रिक्रूट करता है, जिसके लिए पब्लिकली एक अवेलेबल सिस्टम है MICE माइस। मे बी इस माइस वाले सिस्टम से बहुत डिफरेंट और बहुत ही एडवांस सिस्टम डेफिनेटली ये लोग यूज करते होंगे, लेकिन इस माइस वाले मेथड से आइडिया जरूर लग जाएगा कि कैसे ह्यूमन फ्लॉज को एक्सप्लॉइट करके मोसाद ईरान के इतने इनर सर्कल तक अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है, जिसमें M स्टैंड्स फॉर मनी। हर एक पर्सन में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट तो जरूर होता है जिसके बाद उसकी ग्रीड स्टार्ट हो जाती है और इसी इमोशन को टारगेट करके एक ऐसा ह्यूज अमाउंट ऑफर किया जाता है जिसे सामने वाला वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी समझ के उसको इग्नोर ही ना कर पाए। और ईरान जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी बढ़ चुकी है जिसकी करेंसी ऑलमोस्ट 0 पे स्टैंड करती है, वहां पे ये चीज टारगेट करना और भी थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन ग्रीड कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, देयर इज स्टिल चांसेस कि कुछ लोग बेंड नहीं होंगे और यहाँ पे यूज किया जाता है माइस के स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आइडियोलॉजी का। हो सकता है आपके नीचे कोई लोग काम कर रहे हो पर जरूरी नहीं है कि वो आपके थॉट्स के साथ कंप्लीटली अलाइन करता हो, लेकिन काफी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बंदा साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहा। ऐसे ही लोगों को टारगेट करके उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट और वैलिडेट करके उसी सिस्टम के खिलाफ यूज किया जाता है। फॉर एन आइडिया, ये आइडियोलॉजिकल सिस्टम इतना पावरफुल है कि जो मुंबई के 26/11 अटैक में कसाब जिंदा पकड़ा गया था, सारे मेथड यूज करने के बाद भी जब उसने कुछ नहीं एडमिट किया तब उसकी एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी को पहले तोड़ा गया, तब जाके कसाब ने सारी चीजें सामने से एडमिट करी थी। लेकिन अभी भी 2 चीजें बाकी है जिनमें से एक है कोर्जन। सिंपल शब्दों में हम ये समझ सकते हैं किसी को ब्लैकमेल करना, उस टारगेट के सीक्रेट्स या फिर उसको लस्ट ट्रैप करके उसको यूज करना, विच इज कॉल्ड ब्लैकमेलिंग। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इतना एफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसमें टारगेट को ऑलरेडी पता होता है कि सामने वाला उसका यूज कर रहा है, तो ये वाला सेक्शन एक्चुअली बैकफायर भी कर सकता है। लेकिन इसका चौथा हिस्सा है ईगो, इस पूरी इक्वेशन का सेकंड मोस्ट पावरफुल हिस्सा है। क्योंकि एज वी नो कि कुछ लोग हो सकते हैं कि आपके नीचे काम करते हुए भी आपके थॉट के साथ वो कंप्लीटली अलाइन नहीं होते, एंड कुछ रीजन हो सकते हैं कि वो साइलेंट है। उनके उन्हीं बिलीफ्स को टारगेट करते हुए कुछ चीजें इस तरह से प्रेजेंट की जाती हैं कि जिस सिस्टम में वो काम कर रहे हैं उनका इंपॉर्टेंस उस सिस्टम से कहीं ज्यादा है और जिस सिस्टम में वो भी काम कर रहे हैं वो उसको अंडर वैल्यू करता है, रिजल्टिंग इन इससे सिस्टम करप्ट होना चालू हो जाता है। मेरे यहाँ तक के सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया था कि मोसाद एक्चुअली ट्रस्ट कैसे गेन करता है, लेकिन जब तक उन एजेंट्स के पास एक बड़ी पोस्ट नहीं आ जाती या फिर कोई बड़ी डिटेल्स नहीं हाथ में आ जाती तब तक मोसाद भी इनसे कुछ खास बेनिफिट ले ही नहीं सकता है और उस पावर और इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्रूटेड एजेंट को एक हायर ऑफिशियल रैंक तक पहुंचना होगा। अब यहाँ तक ये चीज तो समझ आ गई थी कि कैसे लोगों को रिक्रूट किया जाता है इनर सर्कल में, लेकिन अभी भी उन रिक्रूटेड छोटे रैंक वाले ऑफिशियल को ऊपर तक पहुंचने में काफी टाइम तो लगेगा ही और ये चीज 1-2 महीने में तो होने वाली है नहीं। ये चीज रिपोर्ट्स के थ्रू और भी क्लियर हो जाती है। मोसाद कोई 1-2 सालों से ईरान के सर्कल में नहीं है, वो 15 से भी ज्यादा सालों से ईरान के इनर सर्कल में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है और अभी भी करता आ रहा है। और ये चीज थोड़ी सेंसिटिव बनाती है। 15 साल इज नो जोक और ऑलमोस्ट 15 साल से भी ज्यादा एक लंबा टाइम है जिसके अंदर एजेंट छोटी पोस्ट से धीरे धीरे बड़ी पोस्ट तक क्लाइंब कर सकते हैं। और क्योंकि रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों को मोसाद रिक्रूट करता था उन्हें एक्चुअली इजराइल बुलाकर उनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी और उनमें से एक ने तो स्टेट टेलीविजन पे ये भी मान लिया था कि वो मोसाद के लिए एक्चुअली काम करते हैं। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन बाकी है। अब मोसाद के मिशंस को इजी लाइट वेट मिशन तो होते नहीं है, दीज ऑल आर मल्टी लेयर्ड हाईली सोफिस्टिकेटेड मिशंस, फिर चाहे हिजबुल्लाह का पेजर अटैक हो या फिर रिसेंट कॉमेडी एलिमिनेशन। लेकिन इन सब में एक चीज तो कॉमन मिली कि मोसाद रेयरली ही पकड़ा जाता है। इसका आंसर कोई खास इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं था, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जिन भी एजेंट्स को बहुत सेफली बाहर निकालना होता है, ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले ही उनके पास बहुत सारे एग्जिट के प्लान रेडी होते हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ईरान भी कहने को कोई पीछे नहीं हटा है। आपने ईरानी पब्लिश इस वीडियो के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, जहां इजराइल के सोल्जर्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन इवन नंबर समेत ईरान ने वीडियो बनाकर पब्लिक कर दिया था। लेकिन मोसाद फिर भी कई गुना की लीड हमेशा ले जाता है। इसकी झलक आपको इससे पता लग सकती है कि ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने खुद ये चीज रिवील करी थी कि ईरान में जो एंटी इंटेलिजेंस फोर्स बनाई गई थी, जिसका एक्चुअली काम ही मोसाद और CIA के एजेंट्स को ट्रैक करना था, उस एंटी इंटेलिजेंस फोर्स के हेड समेत 20 से भी ज्यादा मेंबर्स ऑलरेडी मोसाद के ही एजेंट थे। लेकिन इस पूरी ग्लोबल टेंशन में मैंने एक चीज बड़ी स्ट्रेंज नोटिस करी, जो ये सारे मिलिट्री एक्ट्स हो रहे हैं ये एक्चुअली फाइनल ऑप्शन की तरह थे, जिसका तब यूज किया जाता है जब सारे वॉरफेयर फेल हो जाए और इंटरनली उस देश की रजीम को चेंज ना कराया जा सके। और वो क्या मेथड्स है और मेथड का यूज करके किन किन कंट्रीज का तख्ता पलट हो चुका है, ये सब भी आगे समझने वाले हैं। क्योंकि एक्चुअली उन्हें भी पता है कि इवन इफ यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द गेम, सामने वाला फिर भी अगर 4-5 अटैक कर गया तो लॉस तो तुम्हारा भी होगा। और ईरान ने जो रिटर्न गिफ्ट दिया उसके लॉस के बारे में इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ये था कि जब भी कोई कंट्री इनके पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलती तो कुछ देश ट्राई करते हैं उस देश की रजीम ही चेंज कर दी जाए। जो कि ईरान की रजीम में सक्सेसफुली चेंज नहीं कर पाए तो इन्होंने फाइनल ऑप्शन मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट कर दिया, जो कि इससे पहले वेनेजुएला पे भी किया है। लेकिन कुछ ऐसी वॉरफेयर टेक्निक्स भी हैं जिसमें इंटरनली सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके पॉलिटिक्स और लोगों को हेविली इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिससे कई कंट्रीज पर बिना मिलिट्री ऑपरेशन के वहां की रजीम पूरी चेंज कर दी जाती है। लेकिन इसमें सबसे सीरियस बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज जिनका तख्ता पलट हुआ है वो हमारी इंडिया की ही नेबरिंग कंट्रीज हैं। और ये शुरू होता है इनकी तीसरी वॉरफेयर स्ट्रेटजी, नैरेटिव वॉरफेयर।
इसका सिंपल मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री के एग्जिस्टिंग रेजीम को गलत प्रेजेंट करना और उसका एक बेहतर ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करना। कुछ रिसेंट देश के रेजीम चेंज हुए में से एक है बांग्लादेश, और वहाँ की शेख हसीना रेजीम चेंज से पहले नैरेटिव वॉरफेयर के काफी प्रोमिनेंट प्रूफ शेख हसीना ने वहाँ की असेंबली में दे दिए थे। शी alleged some white guys were behind her। Allegedly उन लोगों की डिमांड थी कि शेख हसीना रेजीम उन लोगों को सेंट मार्टिन आइलैंड पर एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए अलाउ कर दे, और जब उन्होंने वो डिमांड उन लोगों की फुलफिल नहीं की, allegedly उन लोगों ने शेख हसीना को वार्न भी किया था कि जो बांग्लादेश की अभी की रेजीम है उसको कू करा दिया जाएगा। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली यूएस वो कंट्री थी जो इस आइलैंड की डिमांड कर रही थी। Allegedly मैं नहीं कह रहा ये, सेम श्रीलंका में भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी वो भी कहीं ना कहीं जाकर चाइना के साथ जुड़ती है। इवन नेपाल प्रोटेस्ट में भी ये कहा जाता है कि पहले जो पीसफुल प्रोटेस्ट था उसको बीच में हाईजैक कर लिया गया था, जो फिर बाद में जाके काफी वायलेंट हो गया था, लेकिन पहले वो पीसफुली था। हर बार तो नहीं, लेकिन इतने सारे रेजीम चेंज होने के बाद जो एक पैटर्न मुझे मिला है वो इंटेलिजेंस और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को नैरेटिव्स बनाने में हेल्प करता है। इस पूरे पैटर्न में कुछ 5 एलिमेंट्स है जो किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को उस देश की सत्ता बदलने तक एक्टिव रहती हैं। इस सब चीजों की शुरुआत होती है क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ, और वो ऑब्जेक्टिव कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन एक्सेट्रा, वो सब भी। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस ऑब्जेक्टिव के नीचे लोग कनेक्ट ही नहीं हो रहे या फिर जुड़ ही नहीं रहे, उससे पूरी गवर्नमेंट कैसे चेंज हो जाएगी। सो ऑब्जेक्टिव को इतना एम्पलीफाई कर दिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव के नीचे लोग यूनाइट होने लगे। अब किसी एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के नीचे इतने सारे लोगों को यूनाइट करना इतना आसान भी नहीं है। इवन वो प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव भले ही क्यों ना कितना भी जेन्युइन हो, जरूरी नहीं है कि उस देश के हर एक लोग उतनी ज्यादा हेवीली इंपैक्टेड होंगे। सो स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो उस ऑब्जेक्टिव से हाईली इंपैक्टेड हो। नेपाल और बांग्लादेश के केस में थे ये लोग स्टूडेंट्स, और रीजन था अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। लेकिन भले ही लोग यूनाइट क्यों ना होने लगे हो, लेकिन उसका अभी भी मतलब ये नहीं है कि वो रेजीम ही चेंज कर देंगे। पहले प्रोटेस्ट को पीसफुली स्टार्ट किया जाता है, पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट उस नैरेटिव को फ्यूल करने के लिए काफी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत कम टाइम में यूनाइट किया जाता है एक साथ, और इसके लिए जरूरत रहेगी एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो नैरेटिव को बहुत तेजी से फैला सके। और सोशल मीडिया बांग्लादेश और नेपाल दोनों के केस में एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान नैरेटिव के साथ साथ कोई एक सॉलिड फेस भी होना चाहिए, जो हम दोनों कंट्रीज के केस में देख सकते हैं। उन दोनों प्रोटेस्ट में कोई ना कोई एक ऐसा फेस था जो पूरे प्रोटेस्ट को सिस्टमैटिकली लीड कर रहा था। लोग एक्चुअली उससे यूनाइट होकर एक्शन ले रहे थे। अगेन जो नैरेटिव है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सोशल मीडिया का यूज करते हुए एग्जीक्यूट किया गया था, और जो प्रोटेस्ट पीसफुली ऑपरेट कर रहा था गवर्नमेंट की एक गलती की वजह से, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कन्वर्ट हो जाता है एक एक्सट्रीम वायलेंट प्रोटेस्ट में। इन रिजल्ट बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इवन मालदीव्स का भी जो इंडिया आउट प्रोपेगेंडा था वो भी एक नैरेटिव ही था, जिसके बाद नई रेजीम आई। अफगानिस्तान में तालिबान और म्यांमार में मिलिट्री टेक ओवर, ये सब कंट्रीज में या तो रेजीम चेंज हो गई या फिर मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन एक चीज इस बीच में बहुत इंटरेस्टिंग थी, नैरेटिव वॉरफेयर बहुत बड़ा हिस्सा था कुछ कंट्रीज के रेजीम चेंज होने का। कुछ कंट्रीज प्रो वेस्ट चली गई और कुछ कंट्रीज प्रो चाइना, लेकिन अपने नेपाल जैसी भी कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने बैलेंस मेंटेन किया। लेकिन नई रेजीम आने के बाद अगर उन्होंने भी सेम किया तो, और इस पूरे सिनेरियो को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट स्ट्रेटजीज का, पॉलिटिकल वॉरफेयर, जिसको ईरान के ही खोमेनी से पहले की रेजीम में ही देखा जा सकता है। एक पपेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के बाद हर वो सिंगल चीज सप्रेस कर दी जाती है जो कुछ कंट्रीज के पर्सनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकती है। पॉलिटिकल वॉरफेयर का यूज तब किया जाता है जब किसी एग्जिस्टिंग रेजीम के खिलाफ कोई नैरेटिव ऑपरेट करना हो, जिस नैरेटिव का फेस होता है एक्चुअली वो पर्सन जो उनकी पर्सनल इंटरेस्ट के साथ मैच करता हुआ, जिसको एक्चुअली ईरान के अंदर ही देखा जा सकता है। ईरान में अली खोमेनी रेजीम से पहले हुआ करती थी रजा पहलावी की रेजीम, और इसके खिलाफ अगर कोई भी ईरानी सिटीजन या फिर कोई भी मीडिया आउटलेट जाता था, या तो उन लोगों को सप्रेस कर दिया जाता था या तो उनको बिल्कुल गायब। और जब ये चीजें बहुत ज्यादा ही बढ़ने लगी और लोग इसके खिलाफ बहुत बड़े नंबर में आने लगे, और उसी इस्लामिक रेवोल्यूशन को लीड कर रहे थे अली खोमेनी, जिन्होंने उसी इस्लामिक रेवोल्यूशन के दौरान रजा पहलावी की जो रेजीम है उसको फ्लिप किया और बाद में वहां के सुप्रीम लीडर बन गए। अब इस सब चीजों में मेरा कोई पर्सनल कमेंट नहीं है कौन सी रेजीम अच्छी है या फिर कोई रेजीम गलत है। हमारा मतलब बस इतना है कि जो इस पूरी रेजीम है इसके पीछे हम पैटर्न्स क्या है ये समझ पाएं और इसके पीछे कौन एक्चुअली बेनिफिट कर रहा है। दैट्स इट। पॉलिटिकल वॉरफेयर के थ्रू रजा पहलावी बस एक पपेट गवर्नमेंट बन के रह गए थे, लेकिन अब तक मैंने जितनी भी कंट्रीज के बारे में पढ़ा था वो पावर, मनी और टेक्नोलॉजी में कंपैरेटिवली थोड़ा पीछे थे। जहां मल्टीपल वॉरफेयर का यूज करते हुए वहां की रेजीम फ्लिप करना कंपैरेटिवली थोड़ी आसान है। लेकिन तब क्या होगा जब कुछ ऐसी कंट्रीज सामने पड़ती हैं जो पावर, मनी और टेक्नोलॉजी इन सब में एक बराबर की टक्कर हो। ऐसी कंट्रीज जिसको डायरेक्ट मिलिट्री पावर से ना हराया जा सके, और जितनी भी वॉरफेयर टेक्निक्स हमने समझी है वो सारी चीज उस पे काम ना करे, और इंटरनली भी उस गवर्नमेंट को फ्लिप करना बहुत मुश्किल हो, तब यहाँ पे ये कंट्रीज यूज करते हैं इकोनॉमिकल वॉरफेयर का। इकोनॉमिकल वॉरफेयर का गोल किसी कंट्री की ग्लोबल कनेक्टिविटी को इस हद तक कट करने का होता है जहां वो कंट्री पूरे ग्लोबल सिस्टम से आइसोलेट कर दी जाती है। एंड रशिया इज टॉप न्यूक्लियर पावर, टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी और साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज भी उसके पास बहुत है। और ऐसी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज को काउंटर किया जाता है इकोनॉमिकल सैंक्शंस, ट्रेड ब्लॉक्स और ग्लोबल स्विफ्ट सिस्टम से आइसोलेट करके। इवन वेनेजुएला जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल ऑयल रिजर्व है, इन पर भी इकोनॉमिकल वॉरफेयर का यूज किया गया इनको काउंटर करने के लिए। लेकिन मादुरो को इसलिए उठा लिया गया था क्योंकि सैंक्शंस लगाने के बाद भी वहां की रेजिम फ्लिप नहीं हो पा रही थी और उनके पर्सनल इंटरेस्ट अभी भी पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन रशिया और चाइना पर ये ईरान वाली हरकत करने से पहले 10 बार सोचते हैं। सैंक्शंस के बाद भी रशिया बैंड तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे अपने सिस्टम्स में ट्रेड करने लग गया जो स्विफ्ट सिस्टम और पेट्रो डॉलर को बिल्कुल बाईपास करता है। ये पांचों वॉरफेयर समझने के बाद एक चीज तो समझ आती है, अवर कंट्री इज ब्लेस्ड। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों की वजह से इंडिया एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बन सका, जिसको भी वेस्ट ने रोकने की बहुत कोशिश की थी। बिकॉज ऑफ देम इंडिया में भी ये सब करने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन बहुत लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाए कि हमारी रॉ इंटेलिजेंस इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली बहुत सारे सीरियस वॉरफेयर अटेम्प्ट्स को फेल कर चुकी है। सब्सक्राइब टू क्लाउडसोल नाउ एंड दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग।